गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका अपना अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीरू में। आज हम आपके सामने प्रेजेंट हैं एक नई वीडियो लेके, जिसमें हमने साइंस के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि साइंस का अगर पोर्शन एग्ज़ाम में आएगा तो इनमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाएँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ाने का तरीका वही है कि सबसे पहले मैं ऑप्शन बताऊंगा, फिर उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा। चलिए, बिना टाइम ख़राब किए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाएं में नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, किस जगह नष्ट हो जाती हैं? तो आपको याद रखना है, जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसको कहते हैं आरबीसी। आरबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है? तो 120 दिन आरबीसी जिंदा रहती हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर इसके बाद आरबीसी का आपको दो चीज़ें और भी याद रखना है कि आरबीसी का जन्म कहाँ पर होता है और आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है आपका अस्थि मज्जा में। ठीक है, आपको याद रखना है, जो बोन मैरो होता है उसको कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में क्या होता है? जन्म होता है। और मृत्यु कहाँ होता है? तो मृत्यु होता है प्लीहा में। प्लीहा की स्पेलिंग स्प्लीन भी आ जाती है, और कभी कभी प्लीहा ना देकर तिल्ली भी दे दिया जाता है। ठीक है, यानी क्या क्या समझे आप? जो मृत्यु है उसको 3 नामों से, ठीक है, किन किन नामों से? तो प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन। ठीक है, तीनों में से कुछ भी दिया हो, प्लीहा दिया हो, तिल्ली दिया हो या स्प्लीन दिया हो, ठीक है, तीनों भी क्या होंगे? तीनों जो है आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट देखिए, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए, निमोनिया में क्या होता है आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए, निमोनिया में क्या होता है? सर्दी लगती है, और सर्दी लगने के बाद क्या हो जाता है? बुखार आ जाता है, कोल्ड हो जाता है, जुखाम हो जाता है, और जुखाम लेते समय सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो सांस लेने का काम कौन करता है? आप कहेंगे सर लंग्स होते हैं, फेफड़े करते हैं। यानी निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो फेफड़े होंगे। ठीक है, आप इस तरीके से इसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। कार्ल कोलर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर या मॉरिस हिलेमेन ने। ठीक है, चारों ऑप्शनों में से आपको जो राइट लग रहा हो आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझेंगे जो रुधिर समूह है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले रुधिर समूह की बात करी जाए, आपसे पूछा जाए कितने ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर ए, बी, ओ और ए बी। ये तो रहे चारों ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जानना है तो अभी आगे बात करेंगे हम। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 होते हैं, ए बी और ओ। अब इसके बाद इन सभी को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन सा? तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ठीक है, ये तो मेन हो गया, ये इसका सब ग्रुप हो गया। आगे करेंगे तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। अब देखिए, इनका मतलब क्या हुआ, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो सिंबल है वो क्या शो कर रहा है? तो देखिए, ब्लड ग्रुप में एक फैक्टर होता है जिसको हम आर एच फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो आर एच फैक्टर होता है, ये आर एच फैक्टर अगर प्रेजेंट है ब्लड के अंदर तो वहाँ पे क्या सिंबल आएगा? पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब आर एच है। अगर नेगेटिव है तो यानी आर एच नहीं है। अब आपको बताना है 2 क्वेश्चन। पहला, जो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, सर्वदाता कौन सा होता है और सर्वग्राही कौन सा होता है, दोनों आपको बताने हैं। तो देखिए,
सर्वदाता कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर ओ। लेकिन क्या ये ओ ठीक आंसर है, तो नहीं, ओ जो है सही आंसर नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिर सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है, अगर हम किसी को ब्लड देंगे तो कैसा देंगे, तो ओ नेगेटिव वाला देंगे। ठीक है, ओ नेगेटिव जो होता है ये एक्चुअल में क्या है, तो ये है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ओ नेगेटिव याद रखेंगे आप। अब देखिए अगर बात करें सर्वग्राही की, तो क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। ये कैसा है, सर्वग्राही, मतलब आपका चाहे ब्लड ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, आप अगर ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड देने जा रहे हैं तो आपका ब्लड चल जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, याद रखना है। देखिए एक तरीका और है याद रखने का, अगर आप डोनर की बात करें तो सबसे बड़ा डोनर कौन है, तो सबसे बड़ा डोनर है गॉड, भगवान। तो गॉड में बीच में क्या आया, ओ आ गया, तो इस ओ को निकाल लेंगे बाहर, और ये ओ हमारा क्या हो जाएगा, सर्वदाता। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब देखिए सबसे पहले कितने ब्लड ग्रुप की खोज हुई, तो सबसे पहले 3 ब्लड ग्रुप की खोज हुई, ए बी और ओ। ठीक है, ए बी की खोज बाद में हुई, और ये सब किसने खोजे, तो ये लैंडस्टीनर ने खोजे थे। चलिए बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, मानव की हड्डी फैबुला कहाँ पाई जाती है। ठीक है, हाथ में, पैर में, भुजाओं में या मस्तिष्क में। तो आपको याद रखना है जो फैबुला हड्डी है, ठीक है, फीबुला हड्डी है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे याद आ गया है। तो देखिए ये जो एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले चेचक जो है उसकी वैक्सीन खोजी थी। ठीक है, जो चेचक है उसकी वैक्सीन खोजी थी। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला टीका बनाने वाला कौन था, तो सबसे पहला टीका जो बनाया था, यानी वैक्सीन जो बनाई थी, एंटी वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, एंटीटोड बनाया था, वो कौन थे, तो वो एडवर्ड जेनर ही थे। और किसकी वैक्सीन बनाई थी, तो इन्होंने चेचक की वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ, ठीक है, इनको रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, और इनका टाइम कितना होता है, तो ये 120 दिन तक ज़िंदा रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा ब्लड की बात कर लेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, ब्लड की, तो ब्लड से रिलेटेड कुछ बातें आपको बहुत ज़रूरी है जानना। पहला तो एक वर्ड है जो ब्लड से रिलेटेड है, और वो क्या है, तो वो है हिमैटो। ठीक है, जोमैटो नहीं है भाई, हिमैटो है। ठीक है, हिमैटो। अब हिमैटो में क्या है, तो हिमैटो से 2 शब्द बनते हैं, कौन कौन से, तो पहला तो बनता है हिमैटोलॉजी। ठीक है, पहला क्या बनता है, तो पहला बनता है हिमैटोलॉजी, और दूसरा क्या बनता है, तो दूसरा बनता है हिमैटोलॉजिस्ट। ठीक है, हिमैटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये शब्द बनता है। अब देखिए हिमैटोलॉजी और हिमैटोलॉजिस्ट में अंतर क्या है, तो रक्त का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है किसमें, हिमैटोलॉजी में। किसका अध्ययन, रक्त का अध्ययन। और अगर जो करने वाला डॉक्टर होता है उसको, डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो डॉक्टर को कहते हैं हिमैटोलॉजिस्ट। चलिए और देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए ब्लड के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं वो जान लीजिए। जैसे अगर हम बात करें ब्लड की, ठीक है, तो ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट क्या बन जाता है, तो एक बन जाता है प्लाज्मा, और एक क्या बन जाता है, तो एक बन जाता है ब्लड सेल्स, या क्या कहते हैं इनको, या फिर कहते हैं इनको ब्लड कार्पल्स। ठीक है, ब्लड कॉर्पल्स। अब देखिए होता क्या है, जो प्लाज्मा होता है वो कितना बॉडी में होता है, तो वो होता है 55%, और जो ब्लड कॉर्पल्स होती हैं ये कितनी होती हैं, 45%। अभी जो ब्लड कार्पल्स हैं इन्हीं के अंतर्गत क्या आती हैं, तो इन्हीं के अंदर आती है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो सब इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। और इस वाले हिस्से में क्या आता है, तो ये जो 55% हिस्सा है इसमें क्या होता है, तो इसमें लगभग 90% वाटर होता है, और 10% में और चीज़ें होती हैं जैसे कि प्रोटीन, सॉल्ट,
मिनरल्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स, इंसुलिन, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए इनके जो डेटिंग टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए। जो आरबीसी हैं वो कितने दिन ज़िंदा रहती हैं, तो 120 दिन। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी 2 से 3 दिन ज़िंदा रहती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो ये कितने दिन रहती हैं, तो ये 4 से 5 दिन तक ज़िंदा रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पेस मेकर है, तो बताना है हृदय का पेस मेकर कौन सा है। ठीक है, तो आलिंद, निलय, एसए नोड या एबी नोड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो एसए नोड है इसे ही हृदय का पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट एक बात और समझ लीजिए, जो पेस मेकर है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं हृदय का हृदय। ठीक है, यानी हृदय जो है उसका भी हृदय कौन होता है, पेस मेकर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता, ठीक है, अरक्तता को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, एनीमिया रोग हो जाता है। तो आपको पता है एनीमिया कब होता है, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है। और खून की कमी नहीं होती, दरअसल होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, किसकी कमी हो जाती है, तो आपको याद रखना है जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो क्यों जाती है, क्योंकि शरीर में जो आयरन होता है उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं हो पाती। ठीक है, तो यानी कौन सी चीज़ डिपेंड कर रही है, आयरन डिपेंड कर रहा है। यानी कैल्शियम नहीं होगा, पोटेशियम, सोडियम और आयरन। आयरन को लोहा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। ईंधन का मतलब क्या होता है, ऊर्जा देना। ठीक है, एनर्जी देना, यही तो होता है ईंधन का काम। अब देखिए मानव शरीर को कौन कौन सी चीज़ें एनर्जी देती हैं, तो आपको याद रखना है मानव शरीर को दो चीज़ें एनर्जी देती हैं। पहला वसा, जिसे हम फैट कहते हैं, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो आप कह देंगे सर सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है वसा। ठीक है, फैट। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है तो हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं, हम फैट नहीं खाते सबसे ज़्यादा। रीज़न क्या होता है, क्योंकि फ़ैट जो होता है, ये जो वसा होता है, ये हमें एनर्जी तो सबसे ज़्यादा देता है, लेकिन इसको जो इसका डाइजेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता हमारे शरीर में। और इस वजह से क्या होता है, हमारा पेट ख़राब हो जाता है या हमें स्टमक इन्फेक्शन जैसी और सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम फ़ैट को लिमिटेड यूज़ करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो आसानी से हमारे शरीर में हो जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे जो प्रोटीन है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का काम एनर्जी देना नहीं होता। ये आपको याद रखना है। पूछ लेगा कि कंपोनेंट दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो एनर्जी नहीं देता, तो आपको याद रखना है जो प्रोटीन है वो हमें एनर्जी नहीं देता। तो प्रोटीन का काम क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, या प्रोटीन पीते हैं, सही है, पाउडर बना के उसमें डाल के पीते हैं। तो वो किसके लिए करते हैं, ताकि उनकी मसल्स जो हैं वो डेवलपमेंट हो जाएं, यानी उसकी जो मांसपेशियां हैं वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएं। यानी आप समझ गए होंगे प्रोटीन का यूज़ क्यों किया जाता है। तो प्रोटीन का इस्तेमाल होता है जो मांसपेशियां हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और शरीर में होने वाली टूट फूट के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, आपके पास चार ऑप्शन है, आर्किनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, फिर एपियोलॉजी और साइनोलॉजी। आपको बताना है इनमें से क्या कहा जाता है। तो देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा आर्किनोलॉजी। ठीक है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो सही ऑप्शन है आर्किनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। शक्ति ग्रह का मतलब
जहाँ पूरी कोशिका का एनर्जी जो है वो स्टोर रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो देखिए यहाँ पे आया है ओजोन परत। तो ओजोन परत आपको पता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है जो 16 सितंबर होता है उस दिन क्या मनाते हैं हम? ओजोन दिवस मनाते हैं। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो ओजोन परत है, ठीक है, ये कौन से मंडल में है? आपको पता है कि 5 मंडल हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो 5 मंडल हैं, तो उनमें से पूछ लिया जाता है कि जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में है? तो आपको याद रखना है वो परत है समताप मंडल में, ठीक है। कौन से मंडल में है? तो आपको याद रखना है जो समताप मंडल है हमारा उसमें है। अच्छा एक बात और याद रखिए, कभी भी आपसे अगर परतें पूछी जाएंगी तो आप एक क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से कि परतें जो भी पूछी जाएंगी एटमॉस्फेयर की तो कभी भी वहाँ पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल इस तरह से नहीं दे रखा होता। इंग्लिश और हिंदी को सेम नाम लिखा होता है, मतलब उच्चारण की भाषा में लिख देते हैं। तो आपको याद रखना है। उन्हें याद कैसे रखेंगे? तो देखिए आपको याद रखने का सीधा सीधा तरीका है उनको TSM, ठीक है। क्या याद रखेंगे? TSM, ठीक है। ये 3 हो गई। इसके बाद आइनो और एक्सो, ये हमेशा याद रहती हैं कि लास्ट में आइनो और एक्सो होता है। स्टार्टिंग में जो 3 है ये कंफ्यूज करती हैं सबसे ज़्यादा और यही पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है T फॉर ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। उसमें पेपर में इस तरीके से लिखा होगा ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। और M फॉर मीजोस्फेयर, ठीक है, M फॉर मीजोस्फेयर। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। TSM ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बचा है कि इसमें जो छेद है, आपको पता है जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आपको याद रखना है इसके बारे में सबसे पहले बताया था जोसेफ फोरमैन ने, ठीक है। जोसेफ फोरमैन उनका नाम है, इन्होंने सबसे पहले बताया था। बस इतना ही क्वेश्चन आता है ओजोन परत से रिलेटेड, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांस में के रूप में वर्गीकृत है। देखिए तो बांस क्या है वो बताना है आपको, ठीक है। क्या है आपको? तो बांस झाड़ी, वृक्ष, घास या खरपतवार। तो आपको याद रखना है जो बांस है उसको घास कहा जाता है, ठीक है। बांस जो है, बांस जो बम्बू होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? घास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते में कामगार मक्खियों को क्या कहा जाता है? तो देखिए मधुमक्खी के छत्ते में 2 तरह की मक्खियाँ होती हैं, एक वो जो काम करती है और एक वो जो नहीं करती। तो जो काम करती हैं, तो कौन कौन सी मक्खियाँ काम करती हैं? तो आपको याद रखना है सभी मक्खियाँ काम करती हैं सिर्फ एक को छोड़कर। और जो मक्खी काम नहीं करती उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रानी मक्खी, ठीक है। जो रानी मक्खी होती है वो काम नहीं करती, बाकी की सभी मक्खियाँ काम करती हैं। और जो मक्खियाँ काम करती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं मध्यलिंगी, ठीक है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा एकमात्र सर्प जो अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है आपके पास वाइपर, अजगर, करैत या नागराज, ठीक है। नागराज का मतलब किंग कोबरा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किंग कोबरा, ठीक है। किंग कोबरा जो है वो एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषाणु में होता है। तो आपके पास ऑप्शन है DNA होता है, RNA होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट हो जाएगा कि जो वायरस होता है उसमें दोनों होते हैं, DNA
प्लस RNA, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड में पाया जाता है, जो लैक्टिक अम्ल है उसमें पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भी खट्टी चीज़ें होंगी उनमें कौन सा पाया जाएगा, तो उनमें पाया जाता है टर्टरिक एसिड, ठीक है, टर्टरिक एसिड पाया जाता है। और जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनमें क्या पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड। किससे बनी हुई, दूध से बनी हुई चीज़ें, ठीक है। तो आप देख लीजिए इनमें दूध से बना हुआ कौन सा है, सिरका दूध से बनता है, नहीं, टमाटर नहीं, पेट नहीं, दही सही, ठीक है, दही सही, तो ट्यूनिंग बन गई। चलिए भाई, दही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगर पूछा जाए कि पेट में कौन सा पाया जाता है, तो पेट में कौन सा एसिड होता है, तो पेट में होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लूँ मैं कि जैसे हमारा स्टमक है, पेट है, तो पेट के अंदर आप बताइए कौन सा एसिड पाया जाएगा, HCl। यानी ये HCl जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो अगर ये पेट के अंदर होता है और काफ़ी हार्ड होता है, मतलब जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एसिड वहाँ पे होता है, तो अगर ये खाने को पचा सकता है तो ये पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाता, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका पेट है, ठीक है, इस तरीके से आपका पेट है और इसके अंदर ये आपका एसिड भरा हुआ है HCl, ठीक है, पूरे पेट में एसिड भरा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, जो एसिड है, इस एसिड से पहले यानी जो पेट की बाउंड्री है उसमें चारों तरफ इस तरीके से, जैसे मैं स्केच कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से एक लिक्विड होता है, ल्यूब्रिकेंट होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो इस तरीके से चिपका रहता है और उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम होता है म्यूकस, ठीक है, क्या नाम होगा उसका, तो उसका नाम होता है म्यूकस। वो म्यूकस जो होता है चिपका रहता है, जिस वजह से जो एसिड है उसका इफ़ेक्ट पेट की मसल्स हैं उन पर नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है, आवेग, विस्थापन, गति या बल आघूर्ण। तो देखिए सदिश और अदिश होता क्या है, तो सदिश होते हैं वो जिनमें परिमाण, मतलब उसका मतलब पता हो कि उसका कितना पैसा जा रहा है या कोई भी चीज़, परिमाण, परिमाण का मतलब होता है जो मतलब वैल्यू होती है, ठीक है, जो नंबरों में जो वैल्यू होती है वो उसका परिमाण होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या इम्पोर्टेंट है, तो दिशा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किस दिशा में काम हो रहा है वो ज़रूरी है। और जो अदिश राशि होती है, अदिश में क्या ज़रूरी है, तो अदिश में सिर्फ परिमाण ज़रूरी है, दिशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो सदिश होते हैं उसमें क्या ज़रूरी है, तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों ज़रूरी हैं, और जो अदिश होते हैं उनमें सिर्फ परिमाण ज़रूरी है, दिशा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। देखिए पूछा क्या है, सदिश मात्रक नहीं है, सदिश नहीं है का मतलब क्या होगा कि कैसी है, तो अदिश है, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इनमें से कौन सी अदिश राशि है, तो गति जो है वो अदिश राशि है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो आपको पता है दूध से जब भी संबंध आ जाए, जब भी शब्द आ जाए मिल्क यानी दूध, तो आपको क्या करना है, लैक्टो शब्द ढूंढ लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूध आया तो हम लैक्टो ढूंढ लेंगे। अपेक्षिक घनत्व तो पूछा है, तो यानी कोई मीटर होगा, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर। तो देखिए कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, लैक्टोमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन थर्मामीटर है, इससे क्या नापते हैं, तो इससे नापते हैं टेम्परेचर, ठीक है, जो तापमान होता है वो नापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं, हाइड्रो, क्या आया इसमें, ड्रो, और ड्रो से क्या निकाल लेंगे, डी, और डी फॉर डेंसिटी, मैंने बताया था आपको डी फॉर डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब घनत्व। यानी अगर पूछा जाए कि नॉर्मल, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व पूछा जाए, ठीक है, तो किससे नापेंगे ये, और अगर पूछा जाए आर्द्रता तो किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर। लेकिन यहाँ पे दूध का पूछा गया है तो दूध किससे रिलेटेड हो जाएगा, लैक्टो से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है प्रकाश मापी, उत्ताप मापी, शुष्कता द्रव मापी या तनाव मापी। तो देखिए
शुष्क आर्द्रता मापी नहीं होगा, तनाव मापी नहीं होगा, प्रकाश मापी नहीं होगा, तो कौन सा बचा? उत्ताप मापी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्ताप मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास विलियम होवार्ड लिवेंस, हैरी ब्रियरली, ठीक है, जोसेफ अस्पुदीन या जेम्स डाइसन। तो आपको याद रखना है जो ऑप्शन बी है वो राइट है, हैरी ब्रियरली ने। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो आपको याद रखना है जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग किया था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार जो है वो सबसे बड़ा सम्मान होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप याद रखेंगे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल मिला था वो कौन थे? तो वो थे 1813 में मिला था। किसको मिला था? साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और उनकी पुस्तक कौन सी थी? तो आपको याद रखना है जो उनकी पुस्तक थी वो थी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने क्या खोजा था? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। न्यूटन का प्रथम गति नियम की संकल्पना देता है। ठीक है, तो देखिए जो न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो न्यूटन के 3 नियम हैं हमारे पास। पहला नियम क्या कहता है? तो पहला नियम कहता है कि जब हम किसी भी वस्तु पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्थिति जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जो उसकी स्थिति परिवर्तन होती है उसमें एक फोर्स होता है जो उस परिवर्तन का विरोध करता है, और इस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जो विरोधी फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं? जड़त्व। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जब तक हम किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाएं तब तक वो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेगी। मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वो वैसे ही रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, अब क्या होता है, किसी भी चीज़ में जो अवस्था परिवर्तन होता है तब उसको क्या कहते हैं? जड़त्व। मैं अभी आपको जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा बढ़िया से। आगे देखिए सेकेंड नियम में क्या आता है? तो सेकेंड नियम आता है F=ma। और थर्ड नियम आता है एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। मतलब आप जिस चीज़ पे जितना फोर्स लगाओगे वो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो देखते हैं पहला इसके संकल्पना किसकी देता है? तो ऊर्जा, संवेग, कार्य या जड़त्व। देखिए पहला कौन सा था? तो मैंने आपको बताया जो स्थिति परिवर्तन का विरोध है वही जड़त्व कहलाता है। तो पहला नियम जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो जड़त्व से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो देखिए जो जांघ में हड्डी पाई जाती है उसका नाम बताना है, और इसके साथ साथ बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो आपको याद रखना है जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? तो वो फीमर है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है शरीर की? फीमर है। तो देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो टीबिया और फेबुला है ये भी पैर में ही पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? जैसे देखिए अगर ये हमारे पैर की जांघ है और ये हमारे पैर का घुटना है, ठीक है, और ये उसके नीचे वाला हिस्सा है, और ये इस तरीके से मान लीजिए, देखिए मेरी आर्ट बहुत ही ख़राब है तो आप उसमें वो ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो जैसे ये अगर आपका घुटना है तो ये उसके ऊपर जो हिस्सा है यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी? तो यहाँ पे पाई जाती है फीमर। और जो टीबिया और फेबुला है वो यहाँ पे पाई जाती है इस नीचे वाले हिस्से में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है जांघ में कौन सी हड्डी, ना कि पैर में। ठीक है, जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाएगी? तो फीमर। अगला है श्लेष्म झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है जो श्लेष्म झिल्ली है उसकी सूजन को क्या कहते हैं। तो श्लेष्म झिल्ली की सूजन के लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस या गैस्ट्राइटिस। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं इसको, जो श्लेष्म झिल्ली है उसकी सूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे बड़ा सजीव पक्षी है। तो सबसे बड़ा सजीव पक्षी बताना है तो कौवा और मोर तो नहीं है, आपको पता ही है। उसके बाद डोडो और शुतुरमुर्ग। तो आपको याद रखना है जो शुतुरमुर्ग है वो सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग से एक बात और याद रखना, जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, जो सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, वो क्या कौन सी है? ठीक है, जो सबसे बड़ी कोशिका है तो वो क्या है? तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की है, आपको याद रखना है। अगला, शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो मधुमक्खियां हैं ये क्या करती हैं? शहद देती हैं। ठीक है, और शहद कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर शहद होता है मीठा। कैसा होता है? मीठा। और मीठा कब खाते हैं? जब हम लोग कैसे होते हैं? हैप्पी होते हैं। मीठा कब खाते हैं? जब हैप्पी होते हैं। तो हैप्पी से बन गया, अब उन्होंने कहा बहुत खा लिया मिठाई, अब हैप्पी होके एप्पी पियेंगे। क्या पियेंगे? एप्पी पियेंगे, यानी एप्पी आ गया। और एप्पी से रिलेट हो जाएगा आपका एप्पी कल्चर। ठीक है, जो मधुमक्खियों का पालन है उसे क्या कहते हैं? एप्पी कल्चर। फिर समझ लीजिए, मधुमक्खियों से क्या मिला? शहद। शहद कैसा होता है? मीठा। तो मिठाई आई तो सब हैप्पी हैप्पी हो गए, खुश खुश हो गए। लेकिन कुछ लोग रोते रहे और बोले हम बहुत बार मिठाई खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे, अब की बार हम एप्पी पियेंगे। ठीक है, तो एप्पी, एप्पी से बन गया हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? ऊष्मा के बताना है। ठीक है, तो देखिए जूल प्रति कैलोरी, जूल या जूल प्रति किलोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है इसका मात्रक होता है जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, जूल प्रति कैलोरी इसका मात्रक है। अगला देखिए, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको याद रखना है व्यक्ति के वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पूछा जाए उसे क्या प्रतीत होगा, ठीक है, तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके वजन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका वेट जितना होगा उतना ही रहेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के पलायन वेग का मान क्या है? तो चंद्रमा का पलायन वेग बताना है। अच्छा, पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग होता है कि जिस स्पीड से किसी वस्तु को फेंका जाए, तो वो जो वस्तु है जहाँ से उसे फेंका जा रहा है उसके जो ग्रेविटेशनल एरिया है, ठीक है, उससे पार निकल जाए तो उसे कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, अब ये है कितना? 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, या 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, या 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको याद रखना है जो चंद्रमा का पलायन वेग है वो कितना है? तो वो है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुप्रयोग प्लास्टिक जिससे पानी की बोतलें बनी होती हैं, ठीक है, उसका क्या नाम है? किससे बनी होती हैं? तो आपको बताना है बेकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन या सिलिकॉन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पॉलीथीन। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए अपने साथ और एक फैमिली की तरह अपना बिहेव करिए। बाकी के क्लास में आगे बात करेंगे हम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।